दोस्तों, एक मार्केट में पर्चों की दुकान से कुछ पुलिस वाले गलत तरीके से पैसा वसूल कर रहे थे। यह सब कुछ उस दुकान के सामने बैठा हुआ एक भिखारी देख रहा था। फिर वह वहां आकर पुलिस वालों को रोकने लगता है। पुलिस वाले जब देखते हैं कि एक भिखारी हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वह उसे कानून का पाठ सिखाने लगते हैं। कहते हैं कि तुझे पता है कि हम कौन हैं, हम तुझे 1 मिनट में हवालात में बंद कर देंगे। इसके बाद वह भिखारी कहता है कि आप लोग तो रक्षा के लिए हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद पुलिस उस भिखारी को पकड़कर जीप में बैठाने लगते हैं, लेकिन तभी वह भिखारी अपना आई कार्ड निकालकर उनको दिखा देता है। उस आई कार्ड को देखने के बाद वह सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं कि यह यहां पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कौन था वह भिखारी और वहां पर क्या कर रहा था? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक लड़का स्कूल में पढ़ा करता है जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम के पिता, जो कि जमींदार हैं, उनके पास पुश्तैनी जमीन है और उस पर खेती बाड़ी करके अपनी जीवनचर्या को चलाया करते हैं। विक्रम अभी स्कूल में पढ़ रहा है। वह पढ़ लिखकर एक बड़ा अफसर बनना चाहता है। उसके पिता उसे अच्छे संस्कार दे रहे थे और साथ में उसकी पढ़ाई लिखाई को भी अच्छी तरह से करवा रहे थे। उसे ईमानदारी के साथ रहना सिखाते हैं, क्योंकि उसके पिता खेती किया करते हैं, तो उनको पता है कि जिंदगी को ईमानदारी के साथ ही अच्छा तरह से जिया जा सकता है। धीरे धीरे समय बीतता है और विक्रम अपनी स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद ग्रेज में एडमिशन ले लेता है। अब ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लेता है तो उसे आईपीएस के बारे में पता चलता है। वह सोचता है कि अगर मैं आईपीएस बन गया तो अपने देश की अच्छे से सेवा करूंगा और कहीं भी कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। इसी बात को सोचकर विक्रम यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और सोच रहा है कि वह आईपीएस बनेगा। यह बात वह अपने पिता को भी बताता है और कहता है कि पिताजी, आईपीएस एक ऐसी पोस्ट है जिस पर रहकर मैं दूसरों को भी गलत काम करने से रोक सकता हूं। खुद तो ईमानदारी से रहूंगा, लेकिन समाज की सेवा भी बहुत ज्यादा करूंगा। इस बात को सुनकर उसके पिता भी उससे कहते हैं कि बेटा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुझे यही पोस्ट हासिल करनी है। अब विक्रम दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है और वह ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी आईपीएस की तैयारी भी करने लगता है। धीरे धीरे उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उसके बाद वह यूपीएससी के लिए कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में रहकर विक्रम कोचिंग किया करता है और उसके पिता उसके लिए यहाँ पैसे भेजा करते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, मन लगाकर मेहनत कर और अपने हास और अपने लक्ष्य को हासिल कर ले। धीरे धीरे समय बीतता है और विक्रम का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। यूपीएससी का टेस्ट उसने अच्छे नंबरों से क्लियर कर दिया था और उसको एक आईपीएस का क्रेडिट भी मिल गया था। अब ये बात वह अपने पिता को बताता है तो पिता इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और मन ही मन अपने बेटे पर गर्व महसूस करता है कि उसका बेटा अब एक ऐसा अधिकारी बन गया है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी ईमानदारी से रहने की सीख दे सकता है। इसके बाद विक्रम अपने गांव में आता है और गांव में सभी लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं। कुछ दिन वह गांव में बिताता है और फिर अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है और ट्रेनिंग को करने लगता है। अब जैसे ही उसके ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसकी पोस्टिंग एक जिले में करवा दी जाती है और वहां पर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करने लगता है। विक्रम की पोस्टिंग जहां पर भी रहा करती, वहां पर वह घूसखोरी और बेईमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया करता और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी उचित से उचित कार्रवाई किया करता है। अभी जहां पर वह ड्यूटी कर रहा था, वहां पर एक नेता के घोटाले को उजागर कर देता है और जैसे ही उस नेता का घोटाला उजागर होता है तो उसके बाद उस नेता को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह विक्रम को एक बार समझाने के लिए जाता है। लेकिन विक्रम ने अपने पिता से ईमानदारी का पाठ अच्छी तरह से पढ़ा रखा था, तो वह उल्टा उस नेता को समझा देता है और कहता है कि अगर तुम्हें यहां रहना है तो ईमानदारी से रहना होगा।
वरना जहां पर मैं काम किया करता हूं वहां पर बेईमान लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो बुरे काम छोड़ दो या फिर इस जिले को छोड़ दो। यह बात नेता को चुभ जाती है तो उसके बाद वह अपनी पोजीशन का फायदा उठाता है और उसका ट्रांसफर करा देता है। विक्रम सर का ट्रांसफर हो गया था, लेकिन इस बात का उसे जरा भी दुख नहीं होता है, क्योंकि जहां पर भी वह ड्यूटी किया करता अक्सर ऐसे लोगों से उसका पाला पड़ता रहा करता था। वह बहुत ही जांबाज और बहादुर ईमानदार आईपीएस ऑफिसर था और इसी दौरान उसकी पोस्टिंग एक और जिले में हो जाती है। अब वहां पर जाकर जैसे वह चार्ज संभालता है तो वहां पर उलझे केसों को ढूंढने लगता है और ढूंढ ढूंढ कर उन पर काम करने लगता है। अब यह बात उस डिस्ट्रिक्ट में चारों तरफ फैल गई थी कि यहाँ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं वह बड़े ही न्यायप्रिय हैं और वह सभी के साथ न्याय किया करते हैं। इस बात को सुनकर जो वहां के लोकल दुकानदार थे वह बड़ा ही खुश होते हैं, क्योंकि उनको भी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी वजह से वह अपनी एक शिकायत पत्रिका बनाते हैं और आईपीएस साहब को दे देते हैं। अब आईपीएस साहब जैसे उनका शिकायत पत्र पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उस शिकायत पत्रिका में लिखा हुआ था कि दुकानदारों से पुलिस वाले अवैध रूप से वसूली किया करते हैं। अब इस बात को देखकर आईपीएस साहब बड़े ही गुस्सा होते हैं और फिर एक बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए पब्लिक की यह कोई चाल हो। इसी वजह से आईपीएस साहब वहां के सभी थानों की एक मीटिंग अरेंज कर देते हैं। दूसरे दिन मीटिंग बुलाई जाती है और मीटिंग में आईपीएस साहब भी पहुंचते हैं। जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं तो सभी पुलिस अधिकारी एकदम से खड़े हो जाते हैं और उनका आदर सम्मान करते हैं। इसके बाद आईपीएस साहब उन सभी से इस बारे में विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोगों में से कोई भी किसी दुकान से अवैध रूप से वसूली किया करता है? तो वह वहां जितने भी पुलिस वाले थे वह साफ साफ उससे मना कर देते हैं और कहते हैं कि साहब, हम लोग ऐसा काम नहीं करते। हम आपकी तरह ही ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना समय व्यतीत करते हैं। भले ही आप चाहो तो मार्केट में जाकर किसी से भी पूछ सकते हो। अब इस बात का आईपीएस साहब को विश्वास हो जाता है और वह सोचने लगते हैं कि हो सकता है जनता ने ऐसे ही इनकी शिकायत कर दी हो ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर सके। इसके बाद आईपीएस साहब दोबारा से अपने काम धंधे में लग जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक और शिकायत पुलिस वालों के खिलाफ उनको मिलती है और इस बार इस शिकायत को देखने के बाद आईपीएस साहब खुद से इस बात का निरीक्षण करने की सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं खुद जाऊंगा और इन सब चीजों के बारे में पता लगाऊंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और फिर थानों का निरीक्षण करने के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो एकदम से उनको ख्याल आता है कि अगर ऐसा वह लोग कर रहे होंगे तो हो ना हो उनके साथ ही यहां पर भी हमारी टीम के अंदर जरूर होंगे। और वह लोग उनको इन्फॉर्मेशन गाड़ी ऑफिस में ले जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि गाड़ी को वहीं पर वापस लगा दो, हम लोग कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। अब ड्राइवर आईपीएस साहब की गाड़ी को लेकर वापस से उनके ऑफिस में पहुंच जाता है और आईपीएस साहब अपने ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। वह ऑफिस के अंदर बैठ गए थे और बैठे बैठे गहरे सोच विचार कर रहे थे कि इस बारे में किस तरह से इनका पर्दाफाश किया जाए और रंगे हाथों इनको पकड़ा जाए। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और उस आइडिया को अमल करने के लिए आईपीएस साहब अपने वहां से छुट्टी लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाती है। इसके बाद वह वहां से अपने गांव चले जाते हैं। गांव में 1-2 दिन रहते हैं और यह पूरी समस्या अपने पिता को बताते हैं और कहते हैं कि पिताजी, मैं एक सीक्रेट मिशन करना चाहता हूं जिसके जरिए मैं उन घुसकर पुलिस वालों को पकड़ सकता हूं जिनकी वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है। इसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू जरूर ऐसा कर और मेरा आशीर्वाद तेरे हमेशा साथ है। ऐसा कहकर उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। तो आईपीएस साहब वहां से पास के शहर में जाते हैं और वहां पर एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं और अपना भेष बदल कर एक भिखारी बन जाते हैं।
भिखारी बनने के बाद वह उसी शहर में जाते हैं जहां पर उनकी पोस्टिंग थी, और वहां पर जाकर मार्केट के अंदर इधर उधर ऐसे ही घूमने लगते हैं। क्योंकि अब आईपीएस साहब शहर के अंदर नहीं थे, तो जो पुलिस वाले घूसखोरी किया करते थे वह सरेआम दुकानों अवैध वसूली कर रहे थे। उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं था, क्योंकि आईपीएस साहब तो है ही नहीं थे। अब वह शिकायत करेंगे भी तो किससे करेंगे? आईपीएस साहब ऐसे घूमते घूमते एक परचून की दुकान के सामने बैठ जाते हैं और पूरा दिन भर वहीं पर बैठकर वेट करने लगते हैं। लेकिन आज उनकी किस्मत खराब थी। आज वहां पर कोई भी नहीं आया था। वह इधर उधर और दुकानों पर भी निगाह रखते हैं, लेकिन वहां पर भी उनको कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं देता। तो इस बात को देखकर उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है ये सब कुछ बेकार की शिकायतें हो, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए कर दी गई हो। लेकिन फिर भी वह सोचते हैं कि कोई बात नहीं, 1-2 दिन निरीक्षण और कर लेते हैं और उसके बाद यह सब कुछ साबित हो ही जाएगा। आईपीएस साहब उसी शहर के अंदर एक किराए का कमरा लेते हैं और छोटे से कमरे में अपनी रात बिताते हैं। रात के समय में बहुत कुछ सोच रहे थे शहर के बारे में, और सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। अब जैसे ही दूसरे दिन की सुबह होती है तो सुबह सुबह आईपीएस ऑफिसर फिर से अपने मेकअप को उसी तरह से तैयार करके और दोबारा से मार्केट के अंदर घूमने लगते हैं। घूमते हुए ऐसे एक दुकान के सामने बैठ गए जो दुकान परचून की ही थी, और तभी उन्हें दूर से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। अब जैसे ही गाड़ी आती हुई दिखाई देती है तो उन्हें लगता है कि हो ना हो आज मेरा काम बन जाएगा और मैं रंगों हाथों पुलिस वालों को पकड़ लूंगा। उसके बाद पुलिस की गाड़ी उस दुकान के सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी से 2-3 पुलिस वाले उतरकर उस दुकान पर पहुंच जाते हैं। आईपीएस साहब उस दुकान के सामने जो रोड था, रोड के दूसरी तरफ फुटपाथ पर बैठे हुए थे और देखने में एकदम भिखारी लग रहे थे। अब पुलिस वाले उस दुकान पर जाकर वसूली करने लगते हैं, और जो दुकानदार होता है वह उनको कुछ कम पैसे दे रहा था। तो इस बात को लेकर पुलिस वाले दुकानदार को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे, ऐसे तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तुम लोगों ने बहुत ही गलत काम करके रखा है, अगर हमसे पंगा लिया तो देख लेना फिर तुम्हारा क्या होगा। अब इन सभी चीजों को देखकर आईपीएस साहब भिखारी के भेष में वहां पर बैठे हुए थे। वह वहां पर आ जाते हैं और वहां आकर पुलिस वालों से कहने लगते हैं कि सर, आप यह क्या कर रहे हो, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब जब पुलिस वाले देखते हैं कि एक भिखारी हमें समझाने की कोशिश कर रहा है तो वह उसे उल्टा धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम लोग पुलिस वाले हैं और हम चाहे तो तुम्हें अभी अभी हवालात में बंद कर सकते हैं। तो आईपीएस साहब कहते हैं कि साहब, वह तो बात ठीक है आपकी, लेकिन आप बिना वजह मुझे हवालात में बंद नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ही क्या है? मैंने तो आपसे केवल यह कहा है कि आप इस तरह से किसी को परेशान नहीं कर सकते। आप जनता के रक्षक हैं, तो भक्षक बनने का काम मत कीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वालों को गुस्सा आ जाता है, तो तभी उनमें से एक पुलिस वाला आईपीएस साहब की बाजू को पकड़ता है और वो उन्हें गाड़ी की तरफ घसीटने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में आईपीएस साहब अपनी जेब से वह आई कार्ड निकालते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि मैं कौन हूं। और जैसे ही पुलिस वाले उस आई कार्ड को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अब आईपीएस साहब अपना मुखौटा हटाते हैं और मुखौटा हटाते ही पुलिस वाले अपने हाथ जोड़ लेते हैं और उनके पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अब इस बात को वह दुकानदार भी देख रहा था, और जैसे ही पुलिस वाले एक भिखारी को खींच रहे थे तो इस चीज को देखकर थोड़ी सी भीड़ भी वहां पर जमा हो गई थी। अब चारों तरफ लोग देखते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर भिखारी का भेष बनाकर घूसखोर पुलिस वालों को पकड़ने के लिए आए हैं। तो सभी लोग आईपीएस ऑफिसर की वाह वाह करते हैं और जय जयकार के नारे लगाते हैं, बातें करने लगते हैं। अधिकारी हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। इसके बाद आईपीएस साहब अपना फोन निकालते हैं और अपनी टीम को फौरन मौके पर बुलाते हैं और उन सभी के साथ उनको थाने ले जाते हैं। वहां जाने के बाद पहले तो बहुत ज्यादा उन पर डांट लगाते हैं और उसके बाद उन सभी पुलिस वालों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है और उन सभी को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसके बाद आईपीएस साहब दूसरे दिन एक और मीटिंग रखते हैं
और उस मीटिंग में उन पुलिस वालों की करतूत को बताते हैं। वहां पर कुछ लोगों ने उनका वीडियो भी बना लिया था जहां पर वह लोग खड़े हुए थे। तो उस वीडियो को भी मीटिंग में दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप लोग बुरा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। वीडियो के अंदर वह पुलिस वाले गिड़गिड़ा हुए आईपीएस साहब के सामने दिखाई दे रहे थे और इस बात को देखकर सभी पुलिस वालों को एक बहुत ही बेहतरीन सबक मिलता है और वह अपनी जिंदगी में गलत काम ना करने का मन बना लेते हैं। कुछ पुलिस वाले उस वीडियो को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वह ईमानदार थे, वह ऐसा काम नहीं किया करते थे, तो इसी वजह से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। और आईपीएस साहब जैसे ही देखते हैं पुलिस वालों को तो वह पहचान जाते हैं कि इनमें से कितने पुलिस वाले अच्छी तरह से काम करते हैं और कितने पुलिस वाले गलत तरीके से पैसा कमाया करते हैं। अब यह खबर अखबारों में भी छप गई थी और चारों तरफ इस खबर के चर्चे हो जाते हैं। तभी आईपीएस साहब के गांव से एक व्यक्ति यह खबर लेकर उनके पिता के पास जाता है और उनको उनके बेटे के बारे में पूरी बात बताता है। आईपीएस साहब के पिता जैसे इस बात को सुनते हैं कि उनके बेटे ने घुस को और पुलिस वालों को बेनकाब कर दिया है, तो इस बात को सुनकर उनका सीना और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है और वह गांव के अंदर एक अलग ही दौरे में घूमने लगते हैं। गांव के अंदर चारों तरफ इस बात की चर्चा हो गई थी और कई लोग उसके पिता को बधाई देने के लिए उसके घर पर आ जाते हैं। इसके बाद आईपीएस साहब के पिता अपने बेटे के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा शाबाश, आज तूने मेरा सीना फक्र से और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। पूरे गांव में तुम्हारे इस काम की चर्चा है और सभी लोग मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बेटा हो तो ऐसा हो, वरना बेशक से ना हो। इस बात को सुनकर आईपीएस साहब भी अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं और वहीं पर इसी तरह से काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक आईपीएस साहब की जिन्होंने भिखारी बनकर डिपार्टमेंट के कुछ घूसखोर पुलिस वालों को पकड़ा। आप क्या कहना चाहते हो? आईपीएस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? उनके पिता के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए।